वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और अपना नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैंने इस चैप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये नोट्स सभी इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनफ है, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट में मैंने बनाया है कि मतलब आपको बाकी नोट्स देखने का ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, अब शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब जो इंडियन फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स वो है एक मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आदमी को मिलना चाहिए, वही सब फंडामेंटल राइट्स है वो। और उस चीज़ का कौन गारंटी लेता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे फॉर्म द वेरी हार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ये क्या फॉर्म करता है? इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वाइटल ऑर्गेन की तरफ ये फॉर्म करता है, ठीक। इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल इंजॉयज फ्रीडम, इक्विटी एंड डिग्निटी। और ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हर एक इंडियन इंडिविजुअल का फ्रीडम, इक्विटी और डिग्निटी बराबर मिले। दिस राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर एक्शन बाय गवर्नमेंट एंड इंश्योर दैट पावर ऑफ द स्टेट इज यूज रिस्पॉन्सिबली। अब ये राइट्स इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति को नाइंसाफ ना मिले गवर्नमेंट के द्वारा। They draw inspiration mainly from the US Bill of Rights and British concept of rule of law। और ये कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था? US Bill of Rights and British concept of rule of law, but were adopted to suit India's own social and political condition। और इस चीज़ को भी ध्यान रखा था उन लोगों ने कि भारत के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन को भी मीट करे। अनलाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, यानी फंडामेंटल राइट्स आर टोटली जस्टिसेबल। इसके ऊपर मतलब फंडामेंटल राइट्स को पूरा न्याय है और कोई भी अपना मतलब कोई भी आदमी अपना न्याय या अपना हक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे जाके मांग सकता है। आर जस्टिसेबल, विच मीन्स इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन। अगर आपका कोई भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो गया तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अपना राइट्स का प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए। द मेन एम बिहाइंड including this right was to promote political democracy, safeguard individual liberty and make sure the government stays accountable to its citizens। और इसका मेन एम, ये फंडामेंटल राइट्स बनाने का मेन एम था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, सेफ गार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी, सभी इंडिविजुअल का लिबर्टी को सुरक्षित करने के लिए, और टू मेक श्योर द गवर्नमेंट स्टेज अकाउंटेबल फॉर द सिटीजन। और ये चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए बनाया था कि गवर्नमेंट मतलब अकाउंटेबल हो अगर किसी का भी राइट मिसयूज हुआ, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति का राइट अगर मिसयूज हुआ तो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट का डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ द फंडामेंटल राइट वर्क्स, फंडामेंटल राइट्स कैसे काम करता है उसे जानने से पहले इट इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट द टर्म स्टेट एक्चुअली मीन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का मीनिंग या फिर स्टेट का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 द वर्ड स्टेट इंक्लूड, आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, जो कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हो सकता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, गवर्नमेंट हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है हर एक स्टेट का, ऑल लोकल अथॉरिटीज, और जो कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकता है लाइक म्यूनिसिपलिटीज, पंचायत एक्सेट्रा, एंड एनी अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो कोई भी अथॉरिटी जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर पे है या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल पे है। Even bodies that perform public function, like government aided institution or corporation created by the law, can be treated as the state। और इवन बॉडीज, और जो कोई भी बॉडीज जो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करता है लाइक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेशन जो रजिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर, उसे स्टेट कंसिडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। दिस मीन फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट एनी सच बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज। यानी जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स कंसिडर किया है उस सभी स्टेट्स के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 13 गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट्स। आर्टिकल 13 क्या करता है, कोर्ट को जुडिशियल पावर देता है। इट सेज दैट एनी लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यह कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो उसे नल या वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। This ensures that the legislature and the executive do not pass or implement laws that go against citizens' basic right। ये इंश्योर करता है, आर्टिकल 13 इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा लॉ बना नहीं सकते जो पब्लिक राइट्स, बेसिक राइट्स के अगेंस्ट जाए। ठीक है। दिस आर्टिकल स्ट्रेंथ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल शक्ति देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्टिकल 13 स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको मैंने टेबल वाइज बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कैटेगरी, आर्टिकल एंड कोर आइडिया, और उसके नीचे है कैटेगरी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, मतलब जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है। अब कैटेगरी पे देखते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। ये कौन से आर्टिकल पे है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। अब इसका कोर आइडिया क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। राइट टू इक्वलिटी मतलब सभी को एक नज़र से देखना। ठीक है। अब दूसरा है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल पे है, 19 से लेकर 22 तक। इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन या कोर आइडिया क्या है, बेसिक फ्रीडम, फ्रीडम्स लाइक स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट। राइट टू फ्रीडम का जो मेन आइडिया है, सभी लोगों को बराबर फ्रीडम मिलना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब किसी को भी रोक टोक नहीं, जिसको जो मतलब अपने दिल से बोलने का पूरा हक मिलना चाहिए। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड एंड चाइल्ड लेबर, यानी किसी को भी फोर्स्ड करके या जबरदस्ती या फिर चाइल्ड लेबर करवा नहीं सकते। ठीक है, इसका प्रोहिबिट है, प्रोहिबिशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 26, रिलीजियस फ्रीडम एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी सभी के पास अपना अपना राइट से खुद का धर्म को लेकर। ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर क्वेश्चन कर नहीं सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, माइनॉरिटी लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट को भी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, आर्टिकल 32, राइट टू मूव द कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, यानी हर कोई व्यक्ति के पास पावर है कोर्ट जाके अपना फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करे अगर वो किसी ने वायलेट किया है या कोई उसे जबरदस्ती वायलेट करवाना चाह रहा है। ठीक है। अब सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन इंडिया, मतलब सभी को बराबर शक्ति दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, और सभी एक समान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। ठीक है। द स्टेट कैन नॉट मेक अनफेयर और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल, कोई भी स्टेट, स्टेट का मैंने डिस्क्रिप्शन पहले ही बताया था, कोई भी स्टेट अनफेयर या अनरीजनेबल डिस्क्रिप्शन किसी को भी कर नहीं सकता। ठीक है, सभी का बराबर हक है। However, positive discrimination like reservation is allowed to uplift weaker and disadvantaged section। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को सहाय करने के लिए, दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है। अब आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट या मतलब तू मैं कर नहीं सकते रिलीजन के रिगार्डिंग, कास्ट, रेस के रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग, सेक्स के रिगार्डिंग, मेल या फीमेल के रिगार्डिंग, और प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। ठीक है। एक्सेप्शन अलाउड, स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, अब इसमें एक्सेप्शन है, से फॉर एग्जांपल स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब कई कई लॉ ऐसे है कि जिसमें मतलब एक्सेप्शन अलाउड है, हम लॉ के वाइज हमें चलना पड़ेगा, और मुझे एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा लॉ था, लेकिन हाँ थोड़े बहुत यहाँ पर एक्सेप्शन है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC एंड ST SC। ठीक है। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब थोड़े बहुत यहाँ पर कोटा सिस्टम है, वो एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इको क्या बोलते हैं, जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट कर रहा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन कैटेगरी में है। ठीक। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को बराबर इक्वलिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है।
एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी मतलब कोई कोई लोग होते हैं, बड़े लोग छोटे लोग को छोड़ना नहीं चाहते, या धनी लोग गरीब लोग को ज़्यादा इग्नोर करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसी को आर्टिकल 17 क्या करता है, रिमूव करता है, एबोलिश करता है। अनटचेबिलिटी इज कम्प्लीटली एबोलिश्ड एंड इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 मेक्स श्योर दिस राइट इज इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड। अब ये जो सिविल राइट एक्ट 1955 ये क्या करता है, इस राइट को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने में मदद करता है। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब आर्टिकल 18 क्या करता है, एवोल्यूशन ऑफ जो टाइटल्स है उसको एवोलिश करता है, यानी हटा देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स द स्टेट गवर्नमेंट फॉर गिविंग एनी टाइटल्स लाइक सर और राजा दैट क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि किसी को भी क्या बोलता है, सर और राजा नहीं बोलने का पावर देता है। अगर किसी ने कहा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके इस चीज को हम बता सकते हैं कि लोगों ने किसी मतलब एक व्यक्ति को सर या राजा बोल के टाइटल देके दूसरा दर्जा दे दिया और उसे दूसरा ट्रीट करने लगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या है, सभी बराबर है, तो किसी को भी हम ऊपर नीचे करके देख नहीं सकते, ठीक है। हावर मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर और मेजर आर अलाउड। अब जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको तो जाहिर सी बात है अलाउड कर मतलब अलाउड है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग देखिए मिलिट्री और एकेडमिक जो लोग हैं, डॉक्टर्स, ये सब सब देश के हैं और एक रेस्पेक्टफुल आदमी है, तो इनको बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करता है। लेकिन जो खुद से बनाते हैं बनाया बनाया वाला राजा और सार जो मतलब खुद को ऊपर बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, वो सब अलाउड नहीं है, सभी को बराबर देखता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम। अब ये देखते हैं बेसिक 6 फंडामेंटल फ्रीडम क्या क्या है। एवरी सिटीजन इंजॉय 6 बेसिक फ्रीडम। अब सभी के पास 6 बेसिक फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू नो एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली, सभी को बोलने का अधिकार है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, सिटीजन कैन गेदर पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब सिटीजन को क्या फ्रीडम है, आराम से रहने का फ्रीडम है, किसी को भी आर्म्स या इम्यूनिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन। अब सभी पीपल, भारत के लोग अपना खुद का एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। पीपल कैन फ्रॉम ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव्स। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, सभी को जहाँ जहाँ मन किया वहाँ वहाँ घूम सकते हैं, सभी के पास ये अधिकार है। सिटीजन कैन मूव फ्रीली एनीवेयर विद इन इंडिया। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के लोग देश के किसी भी जगह पर रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, सिटीजन कैन चूज एनी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। अब जो भारत के लोग हैं वो कोई भी अपने मुताबिक ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दिस फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, नेशनल सिक्योरिटी और द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए ये सब जो बेसिक फ्रीडम है वो है, लेकिन कई कई चीज़ों में ऐसा होता है कि सरकार को जानबूझकर रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है कहीं पर, मतलब सिचुएशन वाइज इन चीज़ों को देखा जाता है, या मोरलिटी वाइज, पब्लिक और नेशनल सिक्योरिटी वाइज इन चीज़ों को मतलब थोड़ा बहुत हेरफेर होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, प्रोहिबिट्स इंडिविजुअल इन क्रिमिनल मैटर थ्रू 3 मेन सेफगार्ड। अब आर्टिकल 20 क्या करता है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है इन क्रिमिनल मैटर्स थ्रू 3 मेन सेफगार्ड्स, ठीक है। नो एक्स पोस्ट facto laws, a person cannot be punished for an act that wasn't an offense when it was done। फिर से सुनिए, a person cannot be punished for an act that wasn't an offense when it is done। अब कोई भी पर्सन को हम पनिश नहीं कर सकते फॉर एक्ट अगर उसने वो चीज़ किया ही नहीं है, ठीक है। तो हम फिजूल में किसी को भी पनिश नहीं कर सकते जब तक हमें हकीकत से या फुल प्रूफ नहीं मिलता, हम किसी को भी लॉ के अंतर्गत पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। नो डबल जियोपेरिडी, इसका मतलब क्या है, पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अब पर्सन देखिए इंडिया में क्या है, नो डबल जियोपेरिडी, कोई भी एक व्यक्ति दोबारा सेम क्राइम कर नहीं सकता, ठीक है, सेम ऑफेंस कर नहीं सकता। अगर उसने किया तो उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी नो वन कैन बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्फ, कोई भी
अपने को फोर्स नहीं कर सकता टेस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल क्या 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ। यानी गवर्नमेंट आपके लाइफ के बारे में या आपसे बिना बिना मतलब कहे कुछ भी चीज़ आपसे छीन नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस लीगल प्रोसीज्योर में, या फिर आपने अगर कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया है, ठीक है। Article 21 Protection of Life and Personal Liberty. No one can be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by the law. कोई भी गवर्नमेंट आके आपसे अपना लाइफ जीने का हक छीन नहीं सकता, ठीक है, या कुछ भी आपके रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है। दिस आर्टिकल हैज बीन वाइडली इंटरप्रिटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड राइट्स सच एज राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवहुड एंड मोर। अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये सभी को अप्लाई होता है, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। अब आर्टिकल 21A किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज। ये क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रेन के लिए होना चाहिए अंडर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। Added by the 86 Constitutional Amendment Act 2002 applies only to implementary एजुकेशन, ठीक है। ये सिर्फ इम्प्लीमेंट्री एजुकेशन, सॉरी ये पढ़ा। आर्टिकल 20 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए बिटवीन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक, ठीक है। एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एड हुआ था। आर्टिकल 21A अप्लाइज टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब क्या क्या है राइट्स? जो पर्सन अरेस्ट हुए मस्ट बी टोल्ड द रीजन फॉर द अरेस्ट। अब कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस आके डायरेक्ट किसी को भी अरेस्ट कर नहीं सकते, पहले उसे रीजन बताना ही पड़ेगा कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। हिज राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। उसके पास जो भी अरेस्टेड व्यक्ति है उसके पास राइट है एक लॉयर को कंसल्ट करने के लिए। मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। कैन नॉट बी केप्ट कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर विदाउट जुडिशियल अप्रूव। और कोई भी आदमी को 24 आवर के बाहर रख नहीं सकते विदाउट जुडिशियल अप्रूव किया, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अ पर्सन कैन बी डिटेन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस। सच डिटेंशन कैन एक्सिस्ट 3 months विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जज। अगर लेकिन कोई आदमी ने एक्सट्रीम मतलब कुछ ऑफेंस किया है या क्राइम किया, उसको क्या बोलता है पुलिस या गवर्नमेंट 3 महीने तक रख सकती है विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। The detained person must be informed of the reason and can appeal against the detention। और जो आदमी को उन्होंने रखा है या मतलब अरेस्ट करके रखा है वो उसके पास फुल पावर है अपील करने का और उसको रीजन जानने का कि क्यों उसे ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब क्विक समरी फॉर द एग्जाम। ये सब खुद से देख लेना, सब ऊपर का ही चीज़ है जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस पॉइंट टू रिमेंबर। अब एग्जाम के पहले इन पॉइंट को अच्छे से देख के जाना, ठीक है, ये सारे पॉइंट को। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ये नोट्स का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है।